आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से डरे हुए हैं वो है पॉस्को। इसके बारे में सर डिटेल में समझाइए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम। सर इसका मिसयूज कैसे होता है? देखो, मिसयूज होता बहुत तरह से है। इसमें क्या होता है, किसी के साथ अगर किसी फैमिली पर कोई लड़की झूठा दहेज का केस डाल दे तो उसमें लड़के वालों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में झूठे एलिगेशन बहुत सारे लगाए जाते हैं। हमसे दहेज मांगा जाता है, मुझे गलत तरीके ताने मारे जाते हैं, गलत मुझे शब्द यूज करते हैं, उसकी माँ मुझे गालियां देती है। सर जैसे आजकल आप कुछ टाइम से केसेस देख रहे होंगे कि एक वाइफ ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया, या किसी ने अपने होने वाले पति को, जो अभी लेटेस्ट केस है कि वो सब फोर्ट पे ले गई और वहां से नीचे धक्का दे दिया। इस चीजों को आप कैसे देखते हो? कि देखो, ऐसा होता है, पहली बात तो अगर कोई किसी को मारना चाहता है, आपने सवाल में लड़का कैसे बचे? हाँ जी सर, हमने ये डायलॉग सुने हैं बहुत कि जज को भी खरीदा जा सकता है। देखो, ऐसे कई सारे ना केसेस और कई सारे एलिगेशंस अक्सर सामने देखने को मिलते हैं अपने इसी समाज में। सर जैसे आपने बहुत सारे मुजरिमों को सजा भी दिलाई होगी, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे आए होंगे आपके पास, क्या आपको कभी किसी ने धमकी दी है? सर, धमकी चलती रहती है कोर्ट में। मैं डिफेंस लॉयर। हाँ जी। डिफेंस लॉयर क्या होता है? क्रिमिनल वकील है, जैसे आपने सुन लिया होगा। सर जैसे कहते हैं कि दूसरी पार्टी के पास पैसा बहुत है, क्या वो पुलिस के थ्रू वो अपने सबूत हटवा सकता है या मतलब मिटवा सकता है? एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है दोस्त, एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी होती है, व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक्स द ग्रामर। पैसा जेब में होना चाहिए, इंग्लिश का तोड़ फोड़ के बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सुनेंगे। बात क्या होती, जेल में कैदी होते हैं, तो अगर कोई कैदी किसी दूसरे कैदी को वहां मार दे, उसका मर्डर कर दे, तो वहां से फिर उसकी, या तो मान लो जैसे उसकी सजा है 10 साल की, तो क्या वो सजा ही बढ़ेगी या उसे वहां पर भी फांसी हो सकती है? सर सबसे पहला आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और कोशिश यही करेंगे कि जितने भी सवाल जनरली जो लोग पूछते हैं, जो अपने आप को लीगल अवेयर बनाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं देश के कानून को, उस पर बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को साझा करूंगा। और ये जो एजुकेशनल वीडियोस जो हम लेकर आए हैं, जो पॉडकास्ट लेकर आए एजुकेशन के लिए, ताकि लोग जान सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आम जनता है वो छोटे छोटे मामलों में बड़े बड़ी मुसीबत के साथ फंस जाते हैं जी। करा उन्होंने कुछ नहीं होता, सिर्फ उनका नाम आता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज देती है, कई महीनों क्या सालों तक लोगों को जेल काटनी होती है। और इसी तरह की जो एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनती हैं, उनको अगर आप ढंग से देखते हो, समझते हो, तो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकते हो। बेहतर है वीडियो को पूरा देख के पूरा समझना। सर सबसे पहली चीज कि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से डरे हुए हैं या जिसका सबसे ज्यादा डर बनाया हुआ है वो है पॉस्को। इसके बारे में सर डिटेल में समझाइए कि वो है क्या। देखो, मैंने तो वैसे ना 2-3 सीरीज में या 2-3 मूवीज में भी ऐसा सुना कि पॉस्को कोई शब्द नहीं होता। अच्छा, पॉक्सो होता है। हाँ सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हाँ पॉक्सो, सॉरी। ये जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट आया 2012 में, 2019 में इसमें अमेंडमेंट आया। और इसको जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद बहुत सारे सेक्शन सामने आते हैं। ये कुछ इस तरह समझिए कि जो केसेस आपके सामने आते हैं ना, आपने देखा होगा कि लड़के लड़के रिलेशन है, कंसेंट में किसी के साथ में रिलेशन बन गए, या किसी ने को बलात्कार किसी कर दिया, रेप कर दिया। बट वही चीजें अगर छोटे बच्चों के साथ होगी, छोटा बच्चा कौन? जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, लड़का है या लड़की है, अगर उसके साथ किसी ने भी गलत इंटेंट किया, गलत कोई भी कुकर्म किया या करने की कोशिश की, या गलत तरीके से देखा भी, सेक्शन 12 में ये लिखा हुआ है कि गलत तरीके से देखोगे तो भी केस दर्ज होगा। देखने पड़ भी, अगर बस ऐसा नहीं कि आपने हाथ लगाया, कुछ किया तो ही केस दर्ज होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा अपने आप को अवेयर बनाना चाहिए पॉक्सो को देखते हुए। अगर पॉक्सो की हम बात करें, सेक्शन 29 बोलता है कि प्रिजम्पशन ये बात बोलती है कि जब भी किसी भी इंसान को पॉक्सो में कोई एफआईआर लॉन्च किसी के अगेंस्ट हुई और कोर्ट में लेकर आए, तो कोर्ट उसके ऊपर केस यही सोच के चलाएगा कि इस आदमी ने अपराध किया है। अब कंडीशन आती है कि वो सेक्शन एक बात बोलता है, सेक्शन 3, 5, 7, 9, फिर बोलता हूं, सेक्शन बोलता है 3, 5, 7, 9, वो 11 की बात नहीं करता। पर जो ये देखा था ना गलत तरीके से मैंने अभी, इसमें पनिशमेंट 12 में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, जो प्रिजम्पशन है कि पॉक्सो में देखने पर भी अपराध लग सकता है, सेक्शन 12 अगर किसी के ऊपर केस दर्ज हो गया तो वो इस प्रिजम्पशन में नहीं आता है। ऐसे में
केस हुआ, अपराध हुआ, इसको प्रूव करना पड़ेगा स्टेट को। स्टेट कौन है? पुलिस वाला, जिसने वो केस दर्ज किया, जिसने वो एफआईआर काटी। पर मैं आपको एक विडंबना अपने देश की बता दूं कि पॉक्सो के सेक्शन 12 में भी पुलिस डायरेक्ट लोगों को अरेस्ट कर लेती है, जबकि सेक्शन 8, 10, 12 में अप टू 7 इयर्स की सजा का प्रोविजन है। और अरनेश कुमार का जजमेंट यही बात बोलता है कि किसी को भी 7 साल तक की सजा का कोई भी अपराध हो तो ऐसे में नोटिस दो। पर सेक्शन 12 तो प्रिजम्पशन से भी आउट हो जाता है। फिर इसमें क्यों अरेस्ट करती है पुलिस? पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करती है, क्योंकि पॉक्सो में लाइफ टाइम उम्र कैद की जो सजाएं होती है वो तो है, सजाए मौत का भी है इसमें प्रावधान। सेक्शन 6 लग गया, कम से कम 20 साल की सजा होगी। सेक्शन 4 लगा, कम से कम 10 साल की सजा होगी। 8, 10, 12 में भी 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसी सजाओं के प्रोविजंस हैं। तो किसी भी सूरत में, किसी भी एंगल से अगर आप समझते हो, पॉक्सो का जो कानून है बहुत ही सीरियस है। और सीरियस होने के साथ साथ जो इसमें प्रोविजंस हैं सजा के, बहुत ज्यादा रिजिड है। किसी का नाम आ जाए इजीली जेल पहुंच जाएगा, बट जल्दी से बेल होगी नहीं। सर इसका मिसयूज कैसे होता है? मिसयूज के देखो, मिसयूज होता बहुत तरह से है। इसमें क्या होता है, किसी के साथ कोई रंजिश है, रंजिश हो रही है, और ऐसे में सिर्फ बच्चे को आगे कर कर एलिगेशन लगवा दिया कि इन अंकल ने, इन भैया ने, इन मामा ने, इन ताऊ ने मेरे साथ में ऐसे ऐसे गलत हरकत की, या फिर किसी के नाना ने, किसी के दादा ने। जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं तो अक्सर हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड वाइफ पर, वाइफ हस्बैंड पर कई बार इस तरह केसेस लगवा देते हैं। क्या कि उनके फादर ने मेरे को ऐसे मालिश कर रहे थे, गलत तरीके से मेरे को टच किया, गलत तरीके से हाथ लगाया। और देखने वाले केस ऐसे है कि लड़के लड़की का अफेयर है, लड़की की उम्र है 17.5 साल, लड़के की उम्र है 19.5 साल, दोनों का रिलेशन है, दोनों घर छोड़ के भाग गए, कभी बाद में पकड़े गए तो अक्सर लड़की के थ्रू एलिगेशंस ये आते हैं जो बनवाए जाते हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा कि लड़की के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जिसकी वजह से लड़के पर सेक्शन 6 में केस दर्ज हो जाता है। और सेक्शन 6 बोलता है कम से कम 20 साल की सजा। 20 साल। इसका पॉक्सो का मिसयूज बहुत ज्यादा है। अच्छा। लोग अपनी पर्सनल रंजिश को पूरा करने के लिए अक्सर ये केस दर्ज करवाते हैं, अक्सर सेक्शन 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में। और जो ये 8, 10, 12 है, ये तो बहुत ज्यादा केस लगते हैं, पर ज्यादातर केस जो आपको देखने को मिलेंगे वो सेक्शन 4 और 6 के मिलेंगे। और क्योंकि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एक्यूज पर है, जिसको कोर्ट में लाया गया पुलिस के द्वारा, उसको प्रूव करना है। अब एक बंद कमरे में या किसी जगह पर क्या हुआ वो प्रूफ कैसे होगा? कहीं प्रूफ ही नहीं हो सकता। और मेडिकल में कुछ आता नहीं, जो बच्चे ने बोल दिया वही कटु सत्य होता है, वही परम सत्य बन जाता है। उसी बेस पर अक्सर लोगों को सजा हो जाती है और लोग सालों साल तक जेल में रहते हैं। सर अगर किसी फैमिली पर कोई लड़की झूठा दहेज का केस डाल दे, जबकि मतलब जो उसका हस्बैंड है, उसके घर वालों ने ना उससे कुछ मांगा, ना उससे किसी तरीके का भी कोई किसी तरीके से भी ना परेशान करा, ना कुछ भी, लेकिन फिर भी वो अगर ऐसा केस डाल दे तो उसमें लड़के वालों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये जो केस आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना, ये सवाल अपने आप में अधूरा है। इसका कारण क्या है कि सिर्फ मांगना, दहेज मांगना और यहाँ पर केस दर्ज हुआ या नहीं। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के और लड़की के बीच में डिस्प्यूट हुआ, शादी उन लोगों की हो गई, लड़की अपने मायके चली गई, वहां जाके उसने केस डाल दिया, किसी की बातों में केस डाल दिया, तो सेक्शन 12 कंप्लेंट बनती है। अच्छा। सेक्शन 12 में केस डल गया, या फिर उन्होंने 498 में एफआईआर करवा दी, या मेंटेनेंस के लिए 125 में अपना केस दर्ज कर दिया। तो ऐसे में झूठे एलिगेशन बहुत सारे लगाए जाते हैं। हमसे दहेज मांगा जाता है, मुझे गलत तरीके ताने मारे जाते हैं, गलत मुझे शब्द यूज करते हैं, उसकी माँ मुझे गालियां देती है, उसका फादर मुझ पर गलत निगाह रखता है, ये मुझे मारता है, पीटता है। ये चीजें प्रूफ नहीं होती हैं। प्रूफ होंगी तब जब आपके पास ऑडियो हो, वीडियो हो, चैट हो। इसमें गवाह कौन होते हैं? गवाह खुद वो होते हैं। कौन होते हैं? लड़की के घर वाले, कि हाँ हमारे पास कॉल आया था। कभी भी उसके घर वाले उसके अगेंस्ट में तो बात बोलेंगे नहीं। तो इसीलिए ये केसेस ज्यादातर कोर्ट में प्रूव हो नहीं पाते हैं। पर अगर यही मामला बन जाए 304B का, मैं आईपीसी का सेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर बीएनएस का सेक्शन है सेक्शन 80 का, जिसको बोलते हैं दहेज हत्या। दहेज हत्या जो ये मामला है, डॉरी डेथ, इसको मतलब डॉरी डेथ वहां पे लिखा हुआ है, जो कि दहेज की वजह से किसी की मृत्यु हो गई।
वो डॉरी मर्डर नहीं लिखा होता, डॉरी डेथ, कि दहेज मांगने की वजह से वो इतना परेशान हो गई कि उसने अपनी सुसाइड कर ली। अगर वो 7 साल के भीतर, 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर लेती है तो यही माना जाएगा कि उस लड़की को इतना परेशान कर दिया गया कि उसने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की, शादी के 7 साल साल के तक। अंदर। और अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट की या फिर उसने सुसाइड कर ली, वो लड़की मर गई, तो ऐसे में केस दर्ज होगा उस लड़के पर, और जो भी स्टेटमेंट के साथ साथ जो भी एलिगेशंस उसकी मां पर, भाई पर, बाप पर, बहन पर, जिसके भी नाम आए होंगे, सब पर वो एफआईआर दर्ज होगी। सबको जेल जाना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि सारे जेल जाते हैं। और अक्सर यह भी देखा गया है कि नॉर्मल से एलिगेशन जब बनते हैं और जब एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर नहीं पाती है आपकी स्टेटमेंट, तो ऐसे में सिर्फ लड़का जेल जाता है, मदर फादर जेल नहीं जाते हैं। पर मैं आपको यह बता दूं, मामला बहुत सीरियस है। यह मामला ही बाद में मर्डर भी बन सकता है, और मर्डर बन गया तो उम्र कैद या फांसी, 2 ही तरह की सजा होती है, तीसरी को सजा इसमें होती नहीं है। तो बेहतर है ऐसे केसेस अगर होते हैं, पहली बात तो शादी हुई है लड़की की, तो लड़की को परेशान करना अपने आप में क्राइम है, इन चीजों से बचो। और अगर ऐसी कोई अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उन लड़के और लड़की दोनों को, उन पेरेंट्स को अपने घर से निकाल देना चाहिए। अच्छा। कि भाई तुम दोनों की बनती नहीं, आए दिन लड़ाई झगड़ा है, कल को चौका हम कहाँ जाएंगे, उनको बाहर करो, दोनों लड़ो, जहां मर्जी जाओ। उनके चक्कर में माँ बाप भी पिसेंगे, माँ पिसेंगे, बहन पिसेगी, भाई पिसेगा, बेटर उनको बाहर निकालो। और जिस भी घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए ना, ऐसे मेरा मानना यही है, फादर ने प्रॉपर्टी खुद कमाई है तो फादर को बेटे को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। थोड़े से बचाव इस तरह से आप ले सकते हो। पर मैं तो यही बोलूंगा, अगर 2 फैमिली के बीच में बैठकर अगर सॉल्यूशन निकल सकता है, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कोर्ट कचहरी से, थाने पुलिस से ना किसी का भला हुआ और ना भला आपका होगा, तो बेहतर है बैठकर कोई राजीनामा हो सकता है तो कर लो, वरना कोर्ट में सालों साल धक्के खाओगे, दोनों फैमिली परेशान होंगी। एट द एंड होना क्या है, लड़की को एलिमनी मिलेगी या मेंटेनेंस मिलेगा, एट द एंड यही मिलना है। अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, दोनों साथ नहीं रह सकते, डिवोर्स पे जाओ, अपने केस को खत्म। सर जैसे आजकल आप कुछ टाइम से केसेस देख रहे होंगे कि एक वाइफ ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया, या किसी ने अपने होने वाले पति को, जो अभी लेटेस्ट केस है कि उसे फोर्ट पे ले गई और वहां से नीचे धक्का दे दिया, और अब उसमें ये भी बता रहे हैं कि वो जो लड़की है इसमें उसका भाई भी मिला हुआ है। तो इस चीजों को आप कैसे देखते हो कि जब आप पता चल रहा है कि हमारी नहीं बन रही, जैसे आपने बताया कि अभी माँ बाप का ये कहना है कि इन्हें आप अलग कर दो अभी, लेकिन इस चीज में लड़का कैसे बचे? देखो ऐसा होता है, पहली बात तो अगर कोई किसी को मारना चाहता है, आपने सवाल किया लड़का कैसे बचे, हाँ जी, लड़के को तो मार ही देगी वो, तो लड़का कहां से बचेगा? उसे क्या पता कि उसके पीठ पीछे क्या प्लानिंग चल रही है, उसका अफेयर कहीं पर है, जिसके साथ में अफेयर है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अरे बेहतर देखो, किसी भी इंसान को मारकर जेल जाने से अच्छा ये है कि प्यार से दोनों की रजामंदी से अलग हो जाओ। आपकी अगर नहीं बन रही तो अलग हो जाओ ना, साथ रहकर कोई लॉजिक बनता नहीं, कोई इससे फ्रूटफुल कोई आपको मिलेगा नहीं। बेहतर यही है, बट फिर भी इस तरह केसेस दर्ज होते हैं। अब क्या है कि ये चीज लाइमलाइट ज्यादा हो गई, अब लोगों तक ज्यादा चीजें पहुंच रही हैं। और जब कोई एक होता है ना, बोलता है किसी गांव में किसी को एक हैजा हुआ तो सबको बोलते पानी मत पीना, तो उस तरह की घटना होती है। किसी एक के साथ हुआ तो एक सीरीज बन जाती है। जब भी कोई घटना ऐसी होगी तो बड़ी लाइमलाइट करके बहुत ज्यादा उसको दिखाया जाता है, पर अल्टीमेटली किसी ने किसी को मारा तो मर्डर ही है वो, और मर्डर में 2 ही सजा है, या तो उम्र कैद या फांसी। अच्छा। तीसरी कोई और सजा होती नहीं इसके। सर हमने डायलॉग सुने हैं बहुत कि जज को भी खरीदा जा सकता है, तो क्या ये सच में है कि किसी कोर्ट में या कोई मतलब पैसे वाला है और उसके खिलाफ है सब कुछ, लेकिन उस पे मनी मतलब है, अच्छा है काफी, हर चीज से हिसाब किताब ठीक है, तो वो जज को खरीद लेता है और सब कुछ उसके पक्ष में आ जाता है? क्या ये सच? देखो ऐसे कई सारे ना केसेस और कई सारे एलिगेशंस अक्सर सामने देखने को मिलते हैं अपने इसी समाज में, कि लोग बोलते हैं कि इस केस में इस जज के पास इतना पैसा गया। अच्छा। या फिर ये जज साहब मजिस्ट्रेट कोर्ट में या मजिस्ट्रेट थे या सेशंस कोर्ट थे, उनको वहां सस्पेंड किया गया, उनकी अपनी ड्यूटी से भी हटाया गया क्योंकि उनके ऊपर ऐसा आरोप था या प्रूव होने वाला था या एलिगेशन लगे या पैसा मिला। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जुडिशरी पूरी तरह से अछूता है। अच्छा। हम ये बात नहीं बोल सकते। तो ये इंसान ही बैठे हैं वहां पर। अच्छा। इंसान के दिल में कब लालच आ जाए और कब वो ऐसा कुछ काम कर दे, आप इसमें कुछ भी जस्टिफिएबल कुछ जस्टिफाई कर नहीं सकते। पर ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ ऐसा होता है। अच्छा।
अक्सर आपको न्यूज़पेपर्स में, अक्सर न्यूज में, अक्सर कोर्ट में आपको आजकल तो सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि अक्सर चीज दिखाना शुरू कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़े ये आईएएस आईपीएस अक्सर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। रिश्वत लेने से तो अल्टीमेटली इंसान है, इंसान के पीछे जो ग्रीड होती है ना, वो ग्रीड उससे वो काम करवा रही होती है। और आपको देखने को मिल जाएगा। कोई बोलता है कि मेरा जज मेरा जानकार है, आपको पता है कि अगर मान लो कोई जज अगर किसी उस कोर्ट में एक जज साहब लगे जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो याद रखना मेरा कोई मैटर कभी उनके सामने लाया नहीं जाएगा, और या फिर मैं आर्गुमेंट करूंगा नहीं। बेशक से वो बायस नहीं है, बट फिर भी जो भी वो जजमेंट देंगे उस पे लोग डाउट जरूर करेंगे। तो जो भी ऑर्डर होगा उस पर डाउट होगा। इससे बेहतर है कि हम उनके कोर्ट में कभी अपना केस को लगवाए ही नहीं। सर एक चीज की चार्जशीट और बेल में क्या मतलब, इनमें फर्क क्या है या इनका लेना देना क्या है आपस में? देखो, चार्जशीट और बेल, चार्जशीट और एफआईआर बोल रहे हो आप? हाँ जी। चार्जशीट और एफआईआर में तो बहुत बड़ा फर्क है। एफआईआर तो सिर्फ एक कंप्लेंट है, कंप्लेंट की कॉपी। आप किसी के पास गए, आपने उसको जाके बोला कि भाई इस आदमी ने इतने पैसे की चीटिंग कर ली, या फिर इस आदमी ने, इसको मैंने रात को देखा था कि ये गया उस लड़के को बिठाकर लेकर के, नेक्स्ट डे पता चला कि उसका मर्डर हो गया, तो ये कंप्लेंट है, ये एफआईआर है। एफआईआर में ये सब बातें आएंगी। पर जब चार्जशीट लगेगी तो चार्जशीट वो डिटेल पूरी उसकी तफ्तीश है। तफ्तीश क्या होती है? सब कुछ, क्या क्या एविडेंसेस मिले, क्या क्या स्टेटमेंट्स हुई, किस किस ने आके बयान दिए, उस केस में उस आईओ की फाइंडिंग क्या बोलती है, कहां कहां पर वो गया था, किस किस को नोटिस देकर बुलाया था, क्या क्या उसके पास या एफएसएल की रिपोर्ट आई हो, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ उस चार्जशीट में होती है, जिसकी वो एक डायरी बनाता है लगातार जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं होती। अब ये चार्जशीट भी अलग अलग ऑफेंस के हिसाब से अलग अलग उसकी मियाद होती है, कब तक उस चार्जशीट को लगाया जा सकता है, उस मियाद के हिसाब चार्जशीट लगती है। बट वो ये मान लीजिए उस केस का पूरा लेखा जोखा होता है कि इस केस में क्या हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे एंड हुआ, कब अंजाम तक पहुंचाया गया, क्या क्या एविडेंस है, सब कुछ चार्जशीट में होता है। सर क्या पुलिस किसी के भी घर में जबरदस्ती घुस सकती है बिना किसी वारंट के? किसी की भी फेक कंप्लेंट पर वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? देखो, अरेस्ट करना और किसी घर में घुसना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा। क्या पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? देखो, पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर वहां पर, अगर वो जस्टिफाई कर सके कि हम उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। अच्छा। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है, उसके ऊपर पहले से एक मर्डर का केस होने का शक है, पर वो आज पकड़ा गया है चोरी में। चोरी में उसका नाम नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट शक तो है, तो पुलिस उसको भी बिठा के रखेगी। अच्छा। देखो, दो तरह से मामला होता है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटेटिव। प्रिवेंटेटिव होता है कि पहले अपराध को रोकना। प्यूनिटिव का मतलब अब तो हो गया, अब तो अपना जेल ही पहुंच गया उसके अंदर। तो ऐसे में पुलिस आपको जब अरेस्ट कर रही है, आपको नोटिस देके बुला लिया, और पुलिस जानती है दोबारा आप आने वाले नहीं हो, तो पुलिस ऐसे में आपको अरेस्ट करेगी। और साथ में अगर पुलिस को लगता है कि आपके खिलाफ बहुत सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, या आप, पुलिस ने बुलाया तो है बट आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो, पुलिस के पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, आप देश छोड़ के भाग जाओगे, दोबारा पुलिस के हाथ कभी नहीं आने वाले, आप बाहर निकलते जाके गवाह को धमका दोगे, कोई भी एविडेंस ऐसे जिनको कि आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो इन सब का हवाला देकर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। बट पुलिस ऐसे ही किसी के घर में किसी भी वक्त घुस जाए, ऐसा नहीं होता। सर फेक एनकाउंटर्स होते हैं, तो ये किस तरह से होते हैं या इन्हें प्लान कैसे करा जाता है? सर देखो, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, और जिस भी पुलिस ने किसी को मार दिया जी, उस पे कोई कंप्लेंट ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे फेक एनकाउंटर? ये तो समाज बोल रहा है सिर्फ उसके बारे में, उसकी फैमिली वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। पर किसी को मारा पुलिस ने और उसकी फैमिली ने कंप्लेंट दर्ज करवाई उस आदमी के खिलाफ कि ये इंस्पेक्टर है जिसने इसको मारा है, उसकी ये रंजिश थी और ऐसे ऐसे इस आदमी ने पैसा मांगा, हमने पैसा नहीं दिया। तो जो मारा है ना, वो एक मर्डर है, वो सिर्फ एनकाउंटर नहीं है। ये फेक एनकाउंटर जो मर्डर केस में जाएगा। पुलिस अक्सर, जब उसमें बोला गया है कि कोई इंसान अगर आपकी गिरफ्त से भाग रहा है और उसको सजाए मौत मिल सकती है, उम्र कैद मिल सकती है, और भाग रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप पैरों में गोली मार सकते हो, या आप पर फायरिंग कर रहा है आप गोली मार सकते हो, पर सीधी गोली जाके चेस्ट में, पीठ में, मत्थे पे क्यों लगती है? सर जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जोली एलएलबी, उसमें दिखाते हैं कि दो बंदों के सेम नाम है, लेकिन एक बेकसूर है और एक है जिसने कसूर करा है, मतलब जो मर्डरर है, तो वो उसकी जगह बेकसूर वाले को डाल देते हैं पैसा लेकर। क्या ये रियल लाइफ में हुआ है? अभी मैंने आपको एक बात बताई ना, अभी मैंने आपको कि फैमिली कंप्लेंट करती है या नहीं। अच्छा। उस मूवी में कंप्लेनेंट कौन बना बाद में?
उसकी उसकी वाइफ वाइफ कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ। मेरे साथ गलत। देखो, जब तक बच्चा रोएगा नहीं दूध नहीं मिलेगा उसको। हाँ जी। उसी तरह से अगर कोई चीज गलत हुई, मान लीजिए एक रेड पड़ी और रेड में सब बंदों को उठाकर ले गए, बहुत मारा पीटा उस बंदों को, और फैमिली से पैसा मंगाया गया, पैसा भी पुलिस वालों ने लूट लिया, बहुत मारा पीटा भी था, गलत केस भी ठोक दिया, अब बंदा जेल चला गया, वापस आ गया 3-4 महीने के बाद, पर आपने कोई कंप्लेंट कहीं पर दी ही नहीं, कंप्लेंट कोई आपने कभी मूव ही नहीं करी, तो पता कैसे चलेगा कि वो जो रेड थी इलीगल थी? पुलिस ने गलत तरीके से एक्ट किया, पुलिस ने आप लोगों से पैसा मंगाया, पुलिस ने केस को मैनिपुलेट किया, पुलिस ने गलत केस बनाया, पता कैसे चलेगा? पता चलेगा आपकी कंप्लेंट से। अगर कभी भी किसी भी इंसान के साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसे कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट करो उन पुलिस वालों की, पर आप डर जाते हो कि हम कंप्लेंट करेंगे बहुत कुछ हमारे गलत होगा। देखो, ऐसा हुआ है आपके साथ, बहुत कुछ गलत पहले से ही हुआ है। कंप्लेंट करोगे, कम से कम ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाया जा सकता है। और दूसरी बात खास करके क्या होती है कि अगर आप कंप्लेंट करोगे तो इससे और दूसरे पुलिस वालों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हमें ऐसा गलत नहीं करना है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केस लाइफ में आए जिन लोगों ने बाद में मुझे कहानियां बताई, सर मुझे अरेस्ट भी किया, हमसे इतना पैसा भी ले लिया, मुझे बहुत मारा पीटा भी गया, केस हल्का कर देंगे, केस बहुत स्ट्रांग बनाया गया, मेरी बेल नहीं होने दी। जिस केस में नॉर्मली 3-4 महीने बेल हो जाती है, सर बेल हुई मेरी 7-8 महीने के बाद, क्योंकि पुलिस वाले जैसे बोलते गए वैसा करते गए। पुलिस वालों की वकील था, पुलिस वाले हमारी बेल लगवाए, खुद डिसमिस करवाते गए, बाद में अकल आई, किसी और वकील को हमने किया, बेल लगाई तो बेल हो गई। तो होता क्या है कि आप कसाई से ही आप ज्यादा उम्मीदें लगाओ कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। सर जैसे आपने बहुत सारे मुजरिमों को सजा भी दिलाई होगी, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे आए होंगे आपके पास, क्या आपको कभी किसी ने धमकी दी है? सर धमकी चलती रहती है कोर्ट में, ये सब चलता रहता है सर। नहीं, किसी गैंगस्टर ने दी हो नहीं, आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम एक डिफेंस लॉयर है, मैं डिफेंस लॉयर हूँ। हाँ जी। डिफेंस लॉयर क्या होता है? क्रिमिनल वकील है, जैसे आपने सुन लिया होगा। तो डिफेंस लॉयर क्या है कि जब हमारे पास कंप्लेंट्स कोई भी आती है ना, तो हमें उस केस को डिफेंड करना है। अब मान लीजिए 2 गैंग्स हैं, एक गैंग के किसी बंदे को मार दिया दूसरे गैंग के बंदे ने, अब उसका केस हम लड़ रहे हैं। जब कोर्ट में खड़े होंगे तो दूसरे जो गवाही देने आएंगे वो भी तो गैंग वाले ही हैं। हाँ। धमकी दे सकते हैं। करेक्ट। एक आदमी, मान लो कि मर्डर हो गया, अब वो लड़की आ गई कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया, अब मैं मान लीजिए उसके भाई के लिए केस लड़ रहा हूं, विक्टिम साइड से मैं केस लड़ रहा हूं। हाँ। तो जिन्होंने मर्डर किया धमकी दे सकते हैं। हाँ, वो धमकी दे सकते हैं। अब बात आई धमकी मुझे मिली कि नहीं मिली। देखो ऐसा होता है कि धमकी ना, छोटी मोटी बातें तो कोर्टों में रोज चलती है, पर सीधा स्ट्रेट अवे ऐसे कोई धमकी किसी को दे तो हमारी जो वकीलों की जो यूनिटी है ना, जो फेटर्निटी है, वो बहुत बड़ी है। अगर पता चल जाए ना तो ऐसा बंदा कोर्ट से बाहर भी नहीं निकल पाता। अच्छा। इस बंदे को सब वकील लोग मिलकर ही कानून अपने हाथ में लेकर ऐसा सबक सिखा देते हैं कि दोबारा किसी को धमकी दे नहीं पाएगा। और मैं फिर भी आपको बोलूंगा, देखो लोग गलत करते हैं, कुछ जानकर कुछ अनजाने में। जो जानकर करते हैं उनका तो हशर बुरा होना चाहिए, जिनसे हो जाता है उनके लिए एक बात अलग है। इसलिए देश के कानून में क्लियर व्यवस्था है, क्लियर प्रोविजन है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी इंसान का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इंसान दोषी, ऐसे मत बोलो कि वो अपराधी है। तो आपको देखना पड़ेगा कोर्ट कचहरी में, थाने पुलिस में हम जो काम करते हैं वो वैसे ही बहुत सीरियस है। सर आपके पास कोई एक केस ऐसा आया कि उस बंदे ने आपसे बोल दिया हो कि मैंने ये नहीं करा, लेकिन आपको बाद में पता चला हो? पर मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी डॉक्टर से और खास करके अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। हम जब कोर्ट में बहस करना शुरू करते हैं ना, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी थोड़ी देर में हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने बहस की कि मेरे क्लाइंट ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसका फर्जी तरीके से इसमें नाम आया है और ये सब कुछ फॉल्स एलिगेशंस है। आईओ रिप्लाई बना के लाता है, आईओ बोलता है सर इसने बिल्कुल ऑफेंस किया हुआ है क्योंकि इसके नहीं, इसकी वाइफ के अकाउंट में 17 लाख रुपए आए थे। अच्छा। जिस जिस अकाउंट को ऑपरेट किया गया वो इसके वाईफाई से कनेक्ट था। ये जिस बंदे की बात कर रहा है उस बंदे के फोन पर इस बंदे ने टोटल अब तक 96 कॉल्स किए, जबकि ये सब बातें उस बंदे ने मुझे पहले बताई नहीं थी। तो ये सब बातें ना बताकर उसने अपने लिए गड्ढा खोदा है। अच्छा। हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया। बेल डिसमिस होगी और केस को गलत डायरेक्शन पे लड़ा गया तो सजा भी हो सकती है। इसीलिए वकील साहब से अपने कुछ चीज छुपानी चाहिए नहीं। कहावत भी है कि डॉक्टर और वकील से छुपाना कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। आप जब आते हो सामने, लोग बोलते हैं हमने ऐसा नहीं किया, पर मैं आपको बता दूं, जो लोग समझदार होते हैं ना सर, वो तो कुछ छुपाते नहीं। अच्छा। वो सब बात खुल के बताते हैं। ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे उसको मारा, ऐसे ठगी हुई, ये लड़की मेरे साथ वहां पे गई, इस लड़की ने सुसाइड ऐसे किया, सब बात डिटेल में लोग बता देते हैं।
सर किसी बंदे ने मर्डर करा और वो आपके पास आके बोलता है कि साफ कि मैंने मर्डर करा है, तो क्या आप उसकी सजा कम करवा सकते हैं? आपके पास कसाब वाला केस तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी, वो शायद कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोलेगा उसने मर्डर नहीं किए थे। सब हाँ करे थे, किए थे ना, सामने कर रहा था ना, सामने, वो तो वीडियोस थी ना, वो बकायदा AK-47 लेके सामने था। हाँ उसका केस लड़ा गया ना। हाँ जी। और लड़ा गया, जिन वकीलों ने केस लड़ा उन्होंने ये बोला इसने कुछ भी नहीं किया, बोला ना उसने। हाँ जी। अपने देश का क्लियर सी व्यवस्था, क्लियर सा नियम है, किसी भी इंसान ने कोई भी अपराध किया हो उसे अपने केस को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। देश में जो भी अच्छे से अच्छा, जिसको वो चाहे, जो मन पसंदीदा उसका वकील है, उसको वो अपॉइंट कर सकता है, अपना केस लड़वा सकता है, अपने केस को डिफेंड कर सकता है, ये अधिकार है उसके पास। तो ये बोल देना कि उसने मर्डर किया शुरू में ही, ये एक डिफेंस लॉयर के लिए गलत होता है। अच्छा। हम नहीं बोलेंगे उसने मर्डर किया, हम ये सब मुद्दे बनाते हैं कि कहां कहां कमियां रह गई। जब मर्डर जैसे केस सामने आते हैं ना दोस्त, जितना केस सीरियस, उतना ज्यादा हम स्टोरी को वीक करके हम स्टेट की कमियां ढूंढते हैं कि कमियां कहां पर है, क्योंकि मर्डर केस में बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है। मर्डर केस में, अब मैं आपको ना एक सिनेरियो समझाता हूं तो आप समझोगे। मान लो आपको मर्डर केस है, आपको बोला आपने उस बंदे को मार दिया, आप अपने घर से चले, रात को 11 बजे आपने बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट करने के बाद एक पहाड़ी पर पहुंचे, एक बंदा आपको मिला, उस बंदे के ऊपर आपने पहले उसको सीने में चाकू मार दिया, फिर उस बाइक का पेट्रोल निकाल के ऊपर डाल के उस पर आग लगा दी। ठीक, अब ये सब आपकी पास एक स्टोरी बन गई, ये पुलिस की स्टोरी है। अब आप जाके वहां पर जाके बोल रहे नहीं मैं तो सर वहां गया ही नहीं, मैं तो बाइक से गया था, पहाड़ी पे गया जरूर, पहाड़ी के उस साइड था, मेरे दोस्त बैठे, मैं ड्रिंक कर रहा था। ये सब स्टोरी छोड़ दो, अब आप सवाल पूछो उससे कि मैं वहां पर था, ये आपको कैसे पता चला? अच्छा, पहली बात क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये सवाल है। आपको पुलिस के पास, पुलिस ने ऐसा कौन सा एविडेंस दिया कि मैं वहां पर था? अच्छा, मेरी बाइक वहां पर थी, चाकू मैंने मारा, किसी ने मुझे देखा कि नहीं देखा। जितने ज्यादा आप उस केस में डाउट क्रिएट कर दोगे ना, जितने ज्यादा डाउट क्रिएट कर दोगे और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन ऑफ लॉ ले आओगे, सोचने पर मजबूर कर दोगे। इस केस में कोई आई विटनेस नहीं, इस केस में कोई लास्ट सीन थ्योरी नहीं कि उसने किसने बाइक पे देखा उसको मेरे साथ, इस केस में मेरी फोन की लोकेशन उस जगह की नहीं, पेट्रोल डाला गया उसके ऊपर, तो पेट्रोल वो निकला कैसे, बहुत सारी बातें हो सकती है, बट कैसे निकला, कैसे डाला गया, चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। एक आदमी का, मान लीजिए कि कोई भी इंसान है, अब वो इंसान जो चाकू मारा गया, फोर्स के साथ मारा गया, कैसे मारा गया, गर्दन काटी गई, जला दिया गया, चाकू मारा, गोली मारी गई, ये सब चीजें प्रूफ करने का काम स्टेट है, ये काम प्रूफ आपका नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपने फेवर में एविडेंस देना शुरू कर देते हैं, सर देखो मैंने ये नहीं किया, सर देखो मैंने वो नहीं किया। देखो, राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपके पास भी है। पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती कि कभी भी आप अपने ही खिलाफ सबूत पुलिस को दो, स्टेट को दो, पुलिस मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा। इसीलिए पुलिस के सामने कोई भी दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में प्रॉपरली एडमिसिबल नहीं होती, जब तक वो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के साथ हिट ना हो जाए, जिसको बोलते हैं रिकवरी डिस्कवरी। अब आप बोलते हो भाई मैं तो वहां पे था ही नहीं, अब पुलिस बोलती है कि इसने स्टेटमेंट दी कि ये आदमी रात को 11 बजे बाइक लेकर वहां पर गया, इसने जाके चाकू कहां से आया, मतलब प्लानिंग करी होगी, ये सब कुछ बात बोल दी आपने, सब स्टेटमेंट आ गई। अगर आपकी स्टेटमेंट के साथ वो चाकू रिकवर हो गया, पेट्रोल निकला गाड़ी का, वो प्रूव हो गया, गाड़ी वहां गई, आपके टायर के निशानों से पता चल गया, आपकी लोकेशन वहां पर आ गई, तो आपने खुद ही एविडेंस अपने फेवर में सब दे दी, रिकवरी डिस्कवरी हो गई, तो आपकी दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल है। अच्छा। अगर रिकवरी डिस्कवरी नहीं हुई तो एडमिसिबल नहीं है। आप अपने ही फेवर में एविडेंस देना शुरू मत करो, आप पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन को बायस्ड डिक्लेयर करो कि इतने सारे डाउट वहां पे खड़े कर दो कि जज साहब सोचने को मजबूर हो जाएं कि नहीं यार शायद इसने नहीं किया होगा। कि मर्डर जैसे केसेस में बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट किसी को सजा सुनाई जाएगी। सर जैसे कहते हैं कि दूसरी पार्टी के पास पैसा बहुत है, क्या वो पुलिस के थ्रू उसने गलत करा है वो अपने सबूत हटवा सकता है या मतलब मिटवा सकता है? एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है दोस्त, एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी होती है, व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक्स द ग्रामर। पैसा जेब में होना चाहिए, इंग्लिश का तोड़ फोड़ के बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सुनेंगे। बात क्या होती है, पैसे, मैं बोलता हूं पैसा अंतिम सत्य होता है दोस्त, पैसे की जरूरत सबको है और पैसा देकर चीजों को मैनिपुलेशन किया जाता है। पुलिस एक बंदे को उठाकर ले आई, रेड मारी, अभी रात को 11 बजे गया था बाइक लेकर बंदे को मर्डर करने के लिए, इसको उठा लिया, पुलिस उठा के लिए, पास में आके बैठे, पुलिस सामने बैठा हुआ है और वो बोलता है सर मैंने कुछ नहीं किया, सच में मेरे इसमें कोई रोल नहीं है और उस पैसे भी है उसके पास,
उसने बोला सर मैं रोल नहीं है। पुलिस वाले ने कहा ठीक है, रोल तो तेरा हमें भी नहीं दिख रहा, बट केस भी तो क्लोज करना, तो वही तू आसपास था वहां पर, हाँ, आपने कुछ पैसा दिया, तो पुलिस वाले आपको दिखाएंगे नहीं इसका कोई रोल नहीं है, हमने शक के बिना पे इसके पास गए और हमने इसे पूछताछ की, कुछ मिला नहीं, हमने इसको छोड़ दिया, खाना 12 में डाल दिया। ये भी हो सकता है पुलिस ये स्टोरी भी ना बनाए कि तुमने उठाया वो दिखाया भी ना, और पैसा वैसा नहीं है, पुलिस को करना है केस क्लोज, और सारा शक दिखा देंगे ऐसे कि सारा का सारा शक आपकी तरफ है, सारे तीर आपकी तरफ है, आपने ही कांड किया है, अब आपको उठा के जेल में डाल देंगे। केस को बनाना और केस को बिगाड़ना, आप कभी एक स्टोरी देखो, फिल्म देखो, और फिल्म देखते हुए आपने पहले सोच लो ये सारी खामा खामा ने इस पूरी मूवी में जो कास्टिंग की है बेकार है, यहाँ पे एक्ट्रेस सही नहीं है, यहाँ पे एक्टर सही नहीं है, विलन सही नहीं है, सोच के बैठो। वो फिल्म उसी निगाह से देखो, फिल्म सत्यानाश कर दोगे लास्ट तक आप, और एंजॉय करने के लिए बैठो, वाह क्या मूवी है यार, मजा आ गया। आप शुरू से देखो, आप उसको पूरे नंबर दोगे, जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी दिखेगी। अगर पुलिस ने देखा कि भाई ये एक्स नाम का आदमी इसने ही मर्डर किया है, तो पुलिस इतने सारे एविडेंस खामा खा के कनेक्ट कर देगी कि आपको जेल तो पहुंचाई देगी। और पुलिस ने देखा इस तरफ से कि नहीं ये निर्दोष है, तो इतने सारे एविडेंस वो जो लेने भी चाहिए थे वो भी रिकॉर्ड से हट जाएंगे, और आप उस केस से ही पूरी तरह से बाहर निकल जाओगे। एक पुलिस वाले ने किसी बंदे को मान लो उठा लिया और उसी ने मर्डर किया है, क्लियर है मर्डर इसी ने किया, गिरा तो 11 बजे यही किया था, इसने मर्डर किया, उठा लिया, अब वो रसूखदार है, पैसा ही बहुत है। अब वहां पर क्या करेगा पुलिस वाला, ये दिखा देगा हो सकता है कि भाई हमने इस बंदे को इतने बजे कहीं से उठाया ही नहीं, हमने इसको कभी उठाया ही नहीं, ये बंदा हमें कहीं मिला ही नहीं, पर इस नाम का आदमी फरार जरूर है, मिला नहीं आज तक। अच्छा, बेशक पुलिस ने 3 बार अप्रोच कर लिया उसे, तीनों बार पैसा ले लिया हो, पर वो दिखा देगी हमें मिला नहीं आदमी। इंसान ही तो काम कर रहा है, ये कोई एआई जनरेटेड चीज थोड़ी है, नहीं आदमी काम कर रहा है, इंसान है। अब यहाँ पे इस रूम में मान लीजिए कुछ भी हुआ, आपने कुछ ही बोला, मैंने कुछ ही बोला, आपने कुछ गलत बोला, और मैं छुपा लूंगा, मैं ही तो हूं उसका गवाह जी। पुलिस उठाने किसी को गई थी, बंदा पकड़ा गया, उसको छोड़ दिया, करेक्ट, पूछेगा कौन? जहां पर इंसान काम कर रहा है ना, ग्रीड आएगी ही आएगी, वहां पर लालच आएगा ही आएगा, पैसा वहां पर एंट्री अपनी मारेगा ही मारेगा। तो साथ में किसी इंसान को 10 साल की सजा हो रखी है, अब दोबारा उसने अगर वो ऑफेंस कर दिया ना, तो उसकी वो ऑफेंस के साथ में सजा उम्र कैद तक भी हो सकती है। आप कभी भी केस जब किसी भी ऑफेंस को रिपीट मारते हो ना, तो उसकी जो सजा है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप में बढ़नी शुरू हो जाती है। और इतना आसान नहीं है, किसी बंदे को मार दिया आप सोच रहे हो नहीं बंदे की बेल हो जाएगी, बंदा छूट जाएगा, 307 में मामला लिया, ऐसे नहीं होता। अगर 302 का मामला 302 में ही जाएगा और उस इंसान को सजा हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। सर चार्जशीट होती है वो किस केस में कितने दिनों में लगती है? देखिए वैसे केसेस के अगर टाइप्स देखें तो टाइप तो बहुत सारे अपने देश में। चार्जशीट क्या है? चार्जशीट एक केस में जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद जो पूरी इन्वेस्टिगेशन एक आईयू ने की उसका लेखा जोखा वो चार्जशीट है। वो केस बोलता क्या है, अच्छा। वो केस आगे चलेगा नहीं चलेगा, बनेगा नहीं बनेगा, चार्ज फ्रेम होंगे नहीं होंगे, वो एक्विट हो जाएगा इंसान या कन्विक्शन हो जाएगा, वो सब चार्जशीट कहीं ना कहीं तय करती है। हर केस में अलग अलग प्रोविजंस है। कोई भी मामले 10 साल तक की सजा के हैं। एनडीपीएस में भी अगर कोई मामला नॉर्मल आता है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी का आता है या स्मॉल क्वांटिटी का आता है तो उसकी चार्जशीट भी 60 दिन में ही लगाई जाएगी। कोई भी मामले अगर 10 साल तक सजा के होते हैं, ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन में, 60 दिन का 61वां दिन नहीं होना चाहिए, 60 दिन में चार्जशीट लगानी पड़ेगी। 61वां दिन अगर आ गया तो डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है किसी भी एक्यूज को। अगर वहां वकील साहब ने बेल लगा दी उस इंसान को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। अच्छा। अब कोई भी मामले ऐसे हैं जिसमें की सजा 10 साल से ज्यादा है, उम्र कैद है, फांसी है, 20 साल भी है, ऐसे में 90 दिन में चार्जशीट लगानी पड़ेगी, यही नियम बोलता है। अब थोड़ा सा इसके उलट भी बोलता है। उलट क्या बोलता है कि जब मामला रेप का आएगा, पॉक्सो के मामले आएंगे, तो ऐसे मामलों में वो चार्जशीट वापस 60 दिन में लगानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर पॉक्सो में तो 20 साल की सजा भी है, पॉक्सो में उम्र कैद और फांसी भी है, तो 90 दिन का टाइम दो। ऐसा नहीं है, यहां पर 60 दिन में चार्जशीट लगानी पड़ेगी। एनडीपीएस का मामला है कमर्शियल क्वांटिटी का, तो ऐसे में जो टाइम मिला है किसी को चार्जशीट फाइल करने का उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वो है 180 दिन का। 6 महीने में चार्जशीट फाइल की जा सकती है। इसी वक्त को बढ़ाकर 1 साल का पीरियड भी लगाया जा सकता है। तो वो चार्जशीट 6 महीने में नहीं, वो चार्जशीट 1 साल तक भी वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट की स्पेशल परमिशन को लेकर। ये चार्जशीट है। अब चार्जशीट लगा दी किसी इंसान के ऊपर, अब वो टाइम से तो लगा दी,
टाइम फ्रेम है 90 दिन का, उसने जाके बंदे ने 86 डे में चार्जशीट लगा दी। अब लगा तो दी पर चार्जशीट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है, ये आना है वो आना है। चार्जशीट आ गई ना, आप अपनी बेल मूव कर दो। बेल मूव करोगे, बेल लेने के बहुत हाई चांसेस आपके बन जाते हैं आफ्टर दी चार्जशीट, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। पर जो सीरियस मामले होते हैं ना, पॉक्सो के हैं, एनडीपीएस के हैं, ईओडब्ल्यू के हैं, ईडी के हैं, और भी बहुत सारे केस होते हैं, इन सब केसेस में चार्जशीट लगने के बाद भी आपको बेल ही मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है। चीटिंग का मामला है, साफ दिख रहा है कि सामने वाले ने सामने वाले का 90 लाख रुपए चीट कर लिया, आपको बेल नहीं मिलेगी जल्दी से। या तो उस केस को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया हो कि यह मामला सिविल रिकवरी है, सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, पैसा इसने लिया ही नहीं, सारा का सारा कैश की एंट्री बोल रहे हैं, कैश तो लाया कहां से इतना सारा। अगर डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है तो भी इस आदमी की चार्जशीट से पहले बेल हो जाएगी। अगर एविडेंसेस हैं तो चार्जशीट तो छोड़ो, कई बार ऐसा होता है कि 5, 7, 6 महीने, साल भर तक जेल काटनी पड़ जाती है तो जाके बेल मिलती है। पर मैं सभी को ये बात जरूर बोलूंगा, जब भी कभी किसी को बेल लेनी हो, चार्जशीट लग गई है, आपने बेल लगाई, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल नहीं हुई, इमीडिएटली हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, बेल लगाओ, बेल आपको मिल जाएगी। नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बेल आपको मिलेगी। आपको बेल के लिए बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बार बार नॉक करना पड़ेगा, तभी बेल मिलेगी। आप सोच रहे हो नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिल जाएगी, वेट करते हैं, मिल जाएगी बेल, बट कोई ना कोई तो ऊपर गया होगा बेल लगाने, उसके पैरिटी ग्राउंड पे आप बेल ले लोगे। बात सर, जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं कि बड़े बड़े किसी सेलिब्रिटीज से फिरौती मांगते हैं, या कोई बिजनेसमैन हो गए और कोई फिरौती नहीं देता और उसने उसे मरवा दिया, बाहर कोई आए, 2 बंदे बाइक पे आए, उसे मार के चले गए, तो इसमें वो तो चले गए, उनका अननोन है, पता नहीं कौन कहाँ गया, तो इसमें जो अंदर जो गैंगस्टर बैठा है, अब जैसे बोलते हैं कि किसी का भी नाम ले लो बड़ा, कि इसके ऊपर इतने केसेस हैं, 132 केस हो गए, 160 केस हो गए, तो इसमें मतलब वो मारने वालों का, उन मतलब जिन्होंने गोली मारी है वो तो है, लेकिन उसका क्या रोल है इसमें, गैंगस्टर के साथ होता क्या है, या बस फाइट बढ़ती जाती है? कि जब भी किसी भी मामले में 2 या 2 से ज्यादा लोगों की एंट्री होती है ना, तो ऐसे मामलों के लिए कुछ सेक्शंस बने। सेक्शन कैसे बने? अगर चीटिंग फॉर्जरी का मामला है, जब दिमाग से किसी को ठगा गया है, तो यहां पर लगता था पहले आईपीसी का सेक्शन 120B, अब नया सेक्शन वो हो गया 61 का 2। उसी तरह से किसी को मार दिया, 307 का मामला है, मर्डर कर दिया, अंदर बिठवा के मर्डर कर दिया, फिरौती दे दी, लूट लिया, ऐसे मामलों में लगता है 34। 2 या 2 से ज्यादा अगर लोग होंगे, सेक्शन 34 आईपीसी लगता है। इस यही मामला एनडीपीएस में चला गया, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मादक पदार्थ को बेचा, खरीदा, सप्लाई किया, बनाया, या किसी भी तरह से हार्बर किया, ऐसे मामलों में सेक्शन लगता है 29। उसी तरह से आप आ जाओ पॉक्सो में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने अपराध किया, मिली भगत लोगों की है, सेक्शन 17-18। इस तरह से हर एक एक्ट में अलग अलग तरह से सेक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। अब तुम बोलते हो पैसा दिया अंदर वाले ने, मारा किसी और ने, हथियार दिया था किसी और ने, उनको मारने का पैसा मिला किसी और से, इसीलिए यहां पर सेक्शन 34 लगता है। सिद्धू मूसेवाला केस, कोई भी केस हो, सेक्शन 34 लगता है। अब इसका मतलब क्या होता है? जितनी सजा एक को होगी उतनी ही सजा बाकी को सुनाई जा सकती है। अच्छा। कई बार जज साहब ये भी देखते हैं अपनी पावर को, डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करके कि भाई इस आदमी का इतना रोल ही नहीं है, या इस आदमी को बोला गया, इस आदमी ने पैसा दिया कि 5 लाख रुपए वहां पर पहुंचा, और वो तो काम ही ये करता था, उसको कमीशन 2% मिलता था, ये पैसा वहां पहुंचा के आ गया, इसको पता ही नहीं किसका पैसा और कहां जा रहा है, तो इस आदमी को तो हम मर्डर केस में नहीं डाल सकते ना नॉलेज है ना इंटेंशन है। मैं सबको बोलता हूं, जब भी अपराध होगा 4 बातों को पकड़ो, नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन और मोटिव। इन 4 चीजों से कोई अपराध बनता है। किसी इंसान ने अपराध किया, अपराध में नाम आया, अब मान लीजिए आपके कोई यार दोस्त है, वो कहते हैं यार मुझे ना एक सिम चाहिए, और सिम इसलिए चाहिए कि मैं तो यहाँ का हूं नहीं, मैं तो भाई रहता हूं बिहार में, मैं रहता हूं उड़ीसा में, कहीं पर भी सिम मिल नहीं रही, भाई एक सिम चाहिए मुझे, और तू मेरा दोस्त है, कई दिन जिम हम एक साथ आ जा रहे हैं, ट्रस्ट करके आपने सिम दिला दी। उस सिम से कई लोगों को ठग मारा, बहुत सारे लोगों को कॉल करे, धमकी भरे, पैसा वैसा सब कुछ आ गया, बीत गए लगभग 1-1.5 महीना, वो बंदा गायब हो गया, सिम बंद है। आप तो कॉल बार बार करके पूछोगे नहीं, दोस्तों से रोज का मिलना होता नहीं, एक दिन पुलिस सुबह 5 बजे घर पहुंच गई,
अब बोलते हैं भाई ये सिम आपकी है, आपको याद नहीं है? नहीं सर मेरी सिम नहीं है। फिर आपको हाँ सर सिम मेरी है, पर ये सिम तो सर उसको दे रखी है मैंने। किसको दे रखी है? लेके चल। अब आप उसका घर नहीं जानते, जिम में मिलते थे, या घर जानते किराए पर आ करता था, बंदा गायब। अब इस केस में सिम आपकी ना तो नॉलेज है वो करने क्या वाला है, ना इंटेंशन है ठग लियो, मोटिव भी नहीं है, प्रिपरेशन इस पूरे एक्ट को करने में, प्रिपरेशन में पार्ट तो है आपका। हाँ, कहीं ना कहीं अंजाम दिया है ना। बट ऐसे में पुलिस को आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बट पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अच्छा। अकाउंट खुलवाया गया किसी का, अकाउंट को रेंट पे भी दे देता है। आजकल सर सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना कि नए नए लोगों का, ये जो बिहार साइड के लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, उन छोटा मोटा कोई भी लालच देकर उनका अकाउंट खुलवा लेते हैं और बाहर से पैसा मंगाते हैं उनके पास, मतलब बहुत करोड़ों में पेमेंट आती है। और एक दिन ऐसा होता है कि उन्हें तो पता नहीं उनके अकाउंट पे क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है सीधी पुलिस पहुंच जाती है। तो इसमें मतलब आदमी इससे कैसे बचे? आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते बिहार, मैं तो बोल रहा पूरे देश में। हाँ जी, मैंने दिल्ली के लोग देखे हैं। हाँ। दिल्ली के लोग देखे हैं, सब्जी बेचने वाला है, उसे कहते तेरे अकाउंट में तो भाई 60 करोड़ रुपए आ गए। कह रहा जी बाबूजी मैं तो कुछ करा ही नहीं। अकाउंट चल रहा था उसके नाम से कहीं पर, या उसके बेटे ने उसका अकाउंट किसी को 4-5 हजार रुपए के लालच में आके दे दिया, वो चेकबुक भी दे दी, उसका डेबिट कार्ड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो पैसा आ रहा था, पैसा निकल रहा था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए डिटेल्स भी दे दी। तो कई सारे ऐसे केस होते हैं। अब बात क्या है कि जब नाम आ गया तो सबको जोड़ती है पुलिस। आप जब बेल लगाते हो तो वहां पर पुलिस वाला बताता है कि इस आदमी का रोल ये है, इस आदमी का रोल ये है। अब पैसा आपके अकाउंट में आया, जस्टिफाई कौन करेगा? जस्टिफाई तो आप ही करोगे कि भाई उस अकाउंट को आप ऑपरेट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, उस सिम को आप ऑपरेट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, आपके वाईफाई से कनेक्शन कैसे हुआ, इन लोगों से आपका लिंक कैसे जोड़ा। कई बार इंसान की बैड कंपनी उसको बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सर कोई हमारे वाईफाई से कनेक्ट करके किसी को धमकी दे दे, हाँ, तो आपके ऊपर सक जाएगा, आपके पुलिस पहुंच जाएगी घर पे आपके। मतलब वाईफाई आपको नॉर्मल कोई हमसे वाईफाई मांग ऐसे कैसे वाईफाई कर लेगा? तुम बात क्यों रहे हो ऐसे किसी? नहीं मतलब जैसे कोई गली मोहल्ले का ही है, जैसे ऐसे कैसे कर लेगा दोस्त? आपके वाईफाई का एक पासवर्ड होता है। हाँ। और आपके पासवर्ड का उसको अगर पता है तो उसको चोरी करना बोलते, पहले चोरी कर लिया उसने आपका वो, और फिर वाईफाई यूज कर लिया। हाँ। पर पहले पुलिस आपके पास पूछेगी, बोले तेरे वाईफाई से कॉल हुई है भाई, तू जवाब दे इस चीज का, उसके जिम्मेदार आप हो। एक पुलिस वाली गन से किसी दूसरे जाके गोली मार दी और गन जाके वहीं रख दी, तो जिम्मेदार वो होगा, जवाब वो देगा। आप अपनी चीज के खुद जिम्मेदार हो सर। आपकी गाड़ी बाहर गई, किसी को उड़ाकर आगे बंदा मार दिया, तो जिम्मेदार कौन? आप। पुलिस आपके पास पहुंचेगी। इसीलिए बोल रहा हूं, कोई भी चीज आपने ली, फोन ली, सिम ली, अकाउंट लिया, कुछ भी लिया, उसके जिम्मेदार आप हो। जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा कि वो अपराध आपने नहीं किया। आप ही जस्टिफाई करोगे। बेटा आपका है, मर्डर कर दिया उसने जाकर, अब पुलिस आपको उठाएगी? नहीं उठा सकती, उसे उठाएगी। मर्डर उसने किया है और दिख रहा है कि उसी ने किया, बाप का कोई रोल नहीं है। बाप का कोई रोल नहीं है। लेकिन सर बहुत से मर्डर केसेस होते हैं ऐसे जिसके चक्कर में जो पूरी फैमिली, मतलब एक बंदे ने मर्डर करा, जैसा मान लो उनके घर के बेटे ने मर्डर कर दिया, उसके लिए माँ बाप भी घर छोड़ के भाग गए। देखो ऐसा होता है अपने देश में ना, आज भी बेशक सोशल मीडिया बहुत एडवांस है, लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, उसके बावजूद मैं ऐसी बहुत सारी फैमिली आपको दिखाऊंगा जिन्हें कानून का नहीं पता, पुलिस का मतलब डर है उनके दिल में। छोटा सा अपराध देखा है मैंने जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती। लोग परेशान हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, पुलिस ढूंढ भी नहीं रही है, बस कहीं पे केस दर्ज हुआ है। नॉर्मल से डोमेस्टिक वायलेंस में लड़की ने जाके कोर्ट में केस डाल दिया, लोग घर को लॉक करके भाग जाते हैं। कहीं पर किसी घर पे पुलिस वाला एक नोटिस लेकर पहुंचा, अभी एफआईआर दर्ज नहीं है, अभी कोर्ट में सिर्फ प्रोसीडिंग चल रही है, बंदे भाग जाते हैं घर छोड़कर। मैं इसलिए बोलता हूं, कई बार आपका डर आपको ऐसी बड़ी समस्या में धक्का मार देता है जिससे निकलना आपके लिए टफ नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। सर कंप्लेंट और एफआईआर में क्या फर्क है? देखो कंप्लेंट हुई है, अभी कंप्लेंट वैसे एक पार्ट है, एफआईआर के पार्ट बन जाता है। हाँ जी। पर कंप्लेंट हुई है, अभी वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई। अच्छा। आपने बोला कि भाई नाम के बंदे ने मेरे साथ में ठगी कर दी 22 लाख रुपए की, ऐसे 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 इसने मुझको ठग लिया। पुलिस कहती कोई एविडेंस ही नहीं है, कंप्लेंट ही है बस ये। अच्छा। एविडेंस कोई है नहीं, रोज चक्कर काटते रहो। अब या तो पुलिस वालों को मैंने पैसा खिला दिया जाके 2-4 लाख दे दिया, पुलिस सुनेगी नहीं आपकी, आपका एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं लाएगी, ये कंप्लेंट है। अब पुलिस ने कंप्लेंट को एफआईआर का रूप दे दिया, अब वो एफआईआर हो गई भाई,
अब तेरे ऊपर एक FIR है, अब ये केस कोर्ट में चलेगा, अब कोर्ट डिसाइड करेगा, और पुलिस के पास अरेस्ट पावर है आपको अरेस्ट करने की, कंप्लेंट पे नहीं है। कंप्लेंट बेस पे आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले उसे FIR में कन्वर्ट करेगी। FIR एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है which proves that you are accused in that particular offense and you may be or you can be arrested in that particular case and you can be sent behind the bars. आपको जेल भेजा जा सकता है। FIR के अंदर बहुत पावर होती है दोस्त। सर अभी कर्नाटका का केस है या तमिलनाडु का, मतलब इसको टाइम भी हो गया काफी, उसमें 10 पुलिस वालों ने मिलकर एक बाप बेटे को जान से मार दिया था कस्टडी में, मतलब तमिलनाडु केस है वो, हाँ जी हाँ जी, तमिलनाडु का, सॉरी मदुरई का। तो सर इसमें पुलिस वालों को सबसे पहला केस है शायद कि इसमें पुलिस वालों को फांसी सुनाई गई थी, लेकिन शायद हुई नहीं है अभी। नहीं देखो, जबकि जो फांसी सुनाते ना किसी भी इंसान, फांसी या उम्र क्या सुनाई जाएगी तो एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होती वो। अच्छा, एक इंसान के पास अपील करने का राइट होता है, वो हाई कोर्ट जाएगा अपील करेगा, नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपील करेगा। अपने देश में ना प्रोसीजर है अपील करने का। सजा भी बुलवा दी गई तो सजा का मतलब वो एंड नहीं होता, लोग अपील में जाते हैं ऊपर, क्या पता उनकी बात को सुन लिया जाए। पर इस केस को डिटेल में मैंने तो पढ़ा है, उन्होंने बहुत पहले वीडियो बनाई है इसके ऊपर। अच्छा। डिटेल में इस केस को मैं जानता हूं, इसकी बकायदा इंक्वायरी की थी सीबीआई ने पूरी तरह से चार्जशीट अपनी फाइल की थी और इन सब बंदों को बाय नेम मेंशन किया था कि या जिसको मारा गया वो नॉर्मल सा मोबाइल का कुछ दुकान को चलाया करता था, लॉकडाउन में से दुकान खुली हुई थी उसकी, हाँ जी। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, लेट टाइमिंग तक। हाँ, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो ये सब मामला है दोस्तों। ऐसा होता है कि मैं फिर बोलता हूं कि उसकी फैमिली वालों ने प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट के बाद में हाई कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया था कि ऐसा चल क्यों रहा है। मैं फिर बोलता हूं, कभी किसी के साथ कुछ गलत हुआ और आप लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, परिवार ने कंप्लेंट नहीं की या किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी, कोई भी नहीं सुनेगा। किसी के साथ गलत हुआ तो किसी दूसरे को उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाओगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो जैसे और लोग परेशान हैं, गालियां खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं, मार पिटाई होती है, साथ में उनके पैसा भी लिया जाता है, फिर भी वो शांत बैठेंगे। ऐसा ही चलता है। जब ये न्यूज आई थी कि 10 पुलिस वालों को फांसी दे दी गई है तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल थी कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन किसी को अभी इतना ये पता ही नहीं है कि उन्हें अभी हुई नहीं है और अभी वो आगे भी अपील कर सकते हैं और वो कैंसिल भी हो सकती है। तो इस चीज में मतलब एक तरीके से बहुत से लोग आधी न्यूज सुनकर ना वो स्प्रेड कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सर ये बताइए कि अगर मैंने कोई मर्डर करा है और मेरे खिलाफ मेरे को हाई कोर्ट ने वो दे दिया तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। तो क्या देखो, हाई कोर्ट ना आपका ट्रायल नहीं चलाएगा। अच्छा, ट्रायल चलता है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलेगा। वो ट्रायल चलाएंगे, ट्रायल चलाने के बाद में आपको सजा वजा सुना दी ना, अब आपके वकील साहब अपील लगाएंगे। इसीलिए बोलता हूं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो अपीलेट अथॉरिटीज है, वहां आप जाके अपील करते हो चीजों की। ये चीज गलत हो गई तो क्या इसमें सर हो सकता है, मैं ये बोलने आया हूं, तो उसको करेक्ट किया जाता है। आपके खिलाफ कोई भी सजा हो गई, मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आप सजा सुना दी, तो उसकी अपील आप कर सकते हो ऊपर सेशंस कोर्ट में। नहीं सुना के हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाओ। इसीलिए केस बहुत लंबे लंबे चलते हैं। मर्डर केस में किसी के ऊपर सजा सुना दिया, उम्र कैद, सेशंस कोर्ट ने बोला उम्र कैद, अब वो हाई कोर्ट जाएगा, अपील करेगा, अपील चलेगी 2-3-4 साल, फिर वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर देगा फिर वो ऊपर और चला जाएगा। बातें जब तक एंड तक नहीं पहुंचेंगी, मर्सी पिटिशंस होंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, जब तक उस इंसान को फांसी नहीं सुनाई जा सकती। किसी को फांसी सुनाना इतना कोई इजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कई सारे ऐसी रूलिंग्स हैं जहां बोलते जघन्य अपराध, बहुत ही हीनियस अपराध, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस, ऐसे ही मामलों में आप किसी को फांसी दे पाओगे, वरना उम्र कैद की सजा दी जाती है। सर जैसे गाड़ियों से ना कुछ आपस की रंजिश निकालने के लिए अपनी गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी, उड़ा दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो इसमें बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसमें काफी तरीके से बच सकते हैं। 302 का केस होता है, इसको 304 की तरफ मोड़ा जाता है। कैसे सर, वो समझाइए। किसी इंसान को किसी ने मार दिया, अब मार तो उसको दिया, बट मारने के बाद में ये लगता है कि वो इंसान मर गया, उसको मारा नहीं गया है,
अच्छा, ये एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंटल। 4 लोग खड़े हैं, ड्रिंक भी नहीं कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा होना शुरू किया, ना तो हथियार ना कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा करते करते किसी को एक ने थप्पड़ तेज मारा, नहीं, लोहा पड़ा हुआ था, वो गिरा, ऐसा गिरा कि जो लोहा पड़ा उसके हाथ से घुसा और यहाँ पार निकल गया, मर गया आदमी, मर गया। उसको मारना नहीं चाहता था। अब वो यहाँ प्रूव करेगा। एक बंदा बोलता है कि इस आदमी ने मेरे को लाके चाकू मारने के लिए बोला, उसने जब चाकू मारा तो छीना, वो रोक रहा था, उल्टा उसके गड़ के वो बंदा मर गया, ये सेल्फ डिफेंस में आ गया। या हम ये बोल सकते हैं कि नहीं भी उसकी ऐसी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी। जब कोई अपराध होगा, मैं अब थोड़ी देर पहले आपको बोला था, मर्डर केस के अंदर बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि इसने अपराध नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी शक हो गया, थोड़ा सा भी डाउट आ गया, सजा नहीं मिलेगी उसको। और अगर शक नहीं है, डाउट नहीं है, सजा हो जाएगी उसको। इसीलिए जो अच्छे वकील साहब हैं, अगर दिखता है कि केस में 100% सजा होगी, तो उस केस को वो 302 से 304 की तरफ मोड़ रहे होते हैं कि चल यहां मोड़ता हूं, सजा कम से कम 7 साल 10 साल के आसपास निबट जाएगा इसका मामला, वरना उम्र कैद होगी, ये बाहर नहीं आने वाला। सर जैसे गरीब आदमी होता है, जो उसको बेल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है या उसे मिलती भी नहीं है, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं उन्हें इतनी जल्दी बेल कैसे मिल जाती है? देखो ऐसा होता है दोस्त, अपने देश में लोग बोलते हैं कि भाई अपने देश में कानून नहीं है या कानून अंधा है, या फिर बोलते हैं कि यार कानून नहीं है, लोग सुनाई नहीं देती, गरीब आदमी भी कानून सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त, मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि कानून जो है ना, न्याय नहीं मिलता, ये वर्ड गलत है। ये मान सकता हूं कि न्याय थोड़ा महंगा है। अच्छा, महंगा क्यों है? कि एक गरीब आदमी है, उसके पास तो वकील करने तक के पैसे नहीं, वो सरकारी वकील करेगा, और जिसमें पैसा है वो बड़े से बड़ा टॉप टू टॉप वकील खड़ा करेगा। किसको जल्दी जेल से निकलने के चांस ज्यादा है, सरकारी वकील वाले को या बड़े वकील वाले को? बड़े वाले को ज्यादा चांस हो सकता है। सरकारी वकील भी जो मिले बहुत बढ़िया मिल जाए, ये भी हो सकता है, बट उसको चांस ज्यादा है। इसीलिए गरीब आदमी पिसता रहता है। बोलते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि जो गरीब है उसकी जान पर और मालदार के माल पर जब बुरा वक्त आएगा ना, तो मालदार तो पैसे से बच जाएगा, बच सकता है, पर गरीब आदमी मर जाएगा। ये फैक्ट है। और ये इसीलिए मैंने जो बोला न्याय महंगा है, ये बहुत बड़ा कारण है। अमीर आदमी जानता है कि मैंने वकील बहुत सारे कर लिए, बढ़िया से बढ़िया वकील हैं, एक से एक पिटीशन, एक से एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा। जब एक एप्लीकेशन लगती है ना, अगर वो डिसमिस हो गई तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए रेडी होता है अमीर आदमी कि ये भी लगाओ। गरीब आदमी ने पहले ही पैसे बड़ी मुश्किल जोड़ जाड़ के दिए थे, डिसमिस हुई, अगले के लिए तो है ही नहीं जिंदगी, लड़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो सर अच्छे वकीलों के पास टाइम नहीं है। एक क्रिमिनल लॉयर या हाई कोर्ट के लॉयर या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एक दिन में कितना पैसा बना सकते हैं, या एक केस से? उसकी कोई लिमिट नहीं होती दोस्त, कोई लिमिट नहीं है उसकी। लिमिट इसलिए नहीं है, देखो क्रिमिनल वकील है, क्रिमिनल वकील के पास एक आदमी आया और वो कहता है यार मेरे पास जमीन जायदाद कम से कम 2,500 करोड़ की है, मेरे बेटे का एक मर्डर केस में नाम आ गया, इस केस में इस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और मुझे अपने बेटे की गवाही करवानी है, और गवाही है उस दिन, और ये आदमी गवाही देने आएगा जो बोल रहा है लास्ट सीन थ्योरी के लास्ट में इसके साथ देखा गया। अब जो वकील साहब क्रॉस करेंगे अपनी मनमांगी फीस मांगेंगे, जो उनका मन करेगा उस एक दिन के लिए। अब उन्होंने बोला कि मर्डर में नाम आ गया, मेरा बेटा जेल में है, 5-6 महीने से बेल करवानी है। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में अब जो वकील साहब हैं वो अपने हिसाब से अपनी फीस मांगेंगे, चाहे वो 1 लाख मांगे, वो कुछ भी मांगे, लाख मांगे, 1000 मांगे, करोड़ मांगे, 10 करोड़ मांगे, 20 करोड़ मांगे, 50 करोड़ मांगे, उससे कोई मतलब नहीं है। देने वाली कैपेसिटी और लेने वाले की काबिलियत, ऐसा कोई टैग तो है नहीं कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, फिर भी आपको इसके अंदर वकीलों कमाई कितनी होती है ये बोलना एक सवाल अपने आप में थोड़ा छोटा सवाल है। वकील इतनी मेहनत, इतना कुछ पढ़कर, इतनी शिद्दत से जो सीखते हुए आगे बढ़कर जाता है, अपने एक्सपीरियंस को साझा करता है। एक ना मैं बोलता हूं कि जो एक्सपीरियंस्ड वकील है ना, वो ज्यादा देर लगाता, कुछ घंटों में पूरी चार्जशीट को स्कैन कर देता है। वो इस पेज पर ये नहीं है, इस पेज पर ये नहीं है, इस पेज, पहला पेज खोला, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट वारंट सब कुछ ठीक ठाक है, अरे तूने तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसकी फैमिली को, पहला अलग हो गया। सर्च एंड सीजर को देख रहा है, अच्छा वहां पर सर्च सीजर देखो, सर्च एंड सीजर विदाउट विटनेस इज नथिंग। आपने सर्च तो कर लिया, चाकू इसके पास से मिला, पर वहां कोई विटनेस ही नहीं है, कि एडमिसिबिलिटी नहीं है।
आपने सर्च किया, सीज किया, वीडियोग्राफी नहीं करी, 105 के कंप्लायंस नहीं करे, यहां कमी छूट गई। बंदे को अरेस्ट तो कर लिया, अरेस्ट तो मतलब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही नहीं दिए, रीजंस ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, 47 कंप्लायंस नहीं है, यहां छूट गया। आगे गया, एक बंदे ने स्टेटमेंट दी, कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, और वो स्टेटमेंट किसकी है कि जो कंप्लेनेंट है उसके भाई की, तो वो तो उसके फेवर में ही बोलेगा। अगला पेज पलटा कि मुझे एक्स ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे उसको मारा, इसको बोलते हैं हियर से विटनेस, तू वहां पे था ही नहीं। तो इस तरह से जब एक वकील साहब अपने एक्सपीरियंस के साथ में जब एक पूरे केस को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते उन जब चार्जशीट को स्कैन करना शुरू करते हैं, वो फटाफट पेज निकाल लेते हैं। ये मेरे काम की। सर एक सर हैं अवधोजा सर, आपने उनका नाम सुना होगा। तो मैंने उनकी एक रील देखी थी, तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को एक बार भी देख लोगे तो आपके मन में ये रहेगा कि बस वकील बनना तो ऐसे ही बनना है। हाँ, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते। हाँ। और वो किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं, कह रहे ब्यूरोक्रेट्स या वो कोई भी हो, बिजनेसमैन, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। अगर हमें कुछ गलत लगा, हम पहली बात तो अच्छा वकील जो होगा ना, जो ठीक ठाक अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, तुम देखना वो फालतू चीजों में घुसते नहीं जाता। पर एक वकील एक पंगेबाज वकील होता है, जो भी वकील पंगेबाज है वो जहां गलत देखे अपनी आवाज को उठाएगा, वो जहां लगेगा कि यहां मेरी जरूरत है वो खड़ा हो जाएगा। किसी ने गलती से उसकी गोट कर दी, वो पहले उसका पंगा लगाएगा, उसको पहले उसकी गोटी सेट करेगा वो कि तूने ऐसा बोला कैसे। इसीलिए चाहे बड़े से बड़ा कोई अफसर हो, कभी भी वकील उसके बारे में बोलने से डरता नहीं है। वो जानता है आर्टिकल 19 की क्या पावर है, और वो जानता है उसकी खुद की क्या पावर है। वो जो एक अफसरशाही जो आदमी बैठा हुआ है, उसका काम कोर्ट से रोज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, हमारा रोज पढ़ता है। हम 2 मिनट में निकलवा लेंगे सब कुछ कि तूने आज तक कितना पैसा कमाया, कितना काला धन, कितना सफेद धन, सब निकाल लेंगे। कितनी रिश्वत ली, कितनी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर है, बच्चे तेरे कहां पढ़ते हैं, गाड़ी तेरे पास कितनी है, तू एक साल में कहां घूमने गया, सब रिकॉर्ड निकलवा देंगे। फिर पहले तू अपनी नौकरी से हाथ धोएगा, और जो पूरी उस फेटर्निटी में तेरी जो बदनामी होगी वो अलग। इसीलिए उन्होंने जो बोला ये बात कि वो किससे नहीं डरते, वो बात कहीं ना कहीं सच है। पर वो वकील ज्ञानवान होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। वो किससे डरता? अब एक वकील साहब हमारे कोई हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं है, अभी वकील बने हैं, या फिर उतने केसेस नहीं लड़े, शायद वो एक बार के लिए थोड़ा सा डाउट में आ जाएं, बट जिन्हें नॉलेज है वो तो डरेंगे। इसलिए वकील बड़ा बेबाक बोलता है, और वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका थी देश को आजाद कराने में। अच्छा। इस प्रोटेस्ट में भी वकीलों की भूमिका थी। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट, लोग खड़े हो गए थे, वकील भी पहुंच गए थे ना, कुछ वकील गए थे, कुछ वकील गए थे। वकील जहां खड़े हो जाते ना, तो हमारी फेटर्निटी इतनी बड़ी है ना, जहां वकील लोग खड़े हो गए, वो समझ जाना तुम उस दिन कि वो पासा लगभग एक साइड हो चुका है। पलड़ा इतना ज्यादा वो झुका देंगे कि वहां कुछ भी रख दो, अब आप तो पलड़ा वापस लेवल पे आएगा नहीं। वकीलों की फेटर्निटी बड़ी खतरनाक है दोस्त। इसीलिए जहां भी कुछ पंगा हो ना, जहां भी कुछ प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, तो वकील या तो एंट्री मारेंगे नहीं, और मारेंगे तो बड़ी जोरदार एंट्री मारेंगे दोस्त। सर अभी बीच में हुआ था एक वकील साहब है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मिश्रा जी हैं शायद, मेरे को सर नहीं याद है। तो कोई स्टैचू लगाने की बात हुई थी कोर्ट के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा स्टैचू था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं लगेगा। तो उसमें तो फिर दूसरी तरफ वालों ने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो जब उनकी तरफ से सारे वकील आ गए, तो वो आपने जो अब बोला है ना एक तरफा था, तो वो एक तरफा ही हो गया था, फिर सामने वालों की कोई वो नहीं थी, जबकि सामने वाले भी आजकल बहुत उठे हुए हैं। सर आप ना कभी भी, जैसे कि एक ना बहुत बड़े डायलॉग किसने मारा था कि वकील को ये तो पता है कि कब उसको पीछे हटना है, वकील को पता है। हम जब कोर्ट में केस फाइट करते हैं हमको पता है पीछे कब हटना है हमें, बट वकील पीछे हटता नहीं है। अच्छा। वकील में कमी है ये। वकील कहीं अगर पहुंचा ना, अगर मान लो पुलिस स्टेशन में बहुत गलत के साथ में हो गया और वहां वकील पहुंच गए, फिर वो हटेंगे नहीं पीछे, फिर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, वो आर्य पार करके आएंगे वहां पर। किसी प्रोटेस्ट में वकील लोग पहुंच गए और वकील पूरे पहुंचे, देखो ऐसा होता है किसी वकील का पर्सनल मैटर है, 10 12 15 वकील अपने पर्सनल मैटर के लिए गए तो एक बात एक अलग है। बट अगर वकीलों की यूनिटी पर बात आई, वकील की डिग्निटी पर बात आई, वकील की फ्रेटर्निटी पे अगर बात आई, फिर ये पलड़ा एक साइड ही झुकेगा और दूसरी साइड उठाने वाला तो मैं मानता नहीं कि दूसरा कोई आ पाएगा और चेंज कर पाएगा। अच्छा सर, एक चीज और है, डिजिटल अरेस्ट
वो बहुत चल रहा है दोस्त। बात डिजिटल अरेस्ट की नहीं है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आई एग्री, अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। बट जितना भी साइबर फ्रॉड है ना दोस्त, जितनी भी साइबर ठगी है, सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लोग पहले न्यूड वीडियो बना लिया करते थे, वो भी तो एक अपराध था। हाँ जी। अभी लोग अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, ये भी तो अपराध है जी। लोगों को फर्जी स्कैनर भेजते पैसा उड़ाते, ये भी तो अपराध है। बुजुर्गों को टारगेट करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये जो सही मायनों में जो साइबर ठगी है ना, वो सच में, अभी चीफ जस्टिस ने बोली थी ये बात कि पेस्टिसाइड्स है सोसाइटी के लिए, और सच में अपने देश को खोखला कर रही है ये चीजें। पैसा कहां से कहां निकलता है, कहां का कहां पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता। और जो साइबर सेल है उस पैसे को रिकवर कभी नहीं कर पाती है। किसी मामले में 100 करोड़ ठगी हो गई, वो रिकवर कभी नहीं होता, पैसा गया कहां पैसा वो। मैं जानना चाहता हूं ऐसा कि अगर किसी भी साइबर सेल में केस आए थे उसके पास, मैं कहता हूं टोटल आज तक उसके पास 1900 करोड़ का टोटल ठगी का मामला आ गया। मैं जानना चाहता हूं उस 1900 करोड़ में से कितना पैसा रिकवर आप लोगों ने आज तक कर लिया। नहीं होता रिकवर। ऊंट के मुंह में जीरा, सिर्फ इतना कवर होता है, बाकी पैसा कवर नहीं होता। पैसा यहां से वहां से यहां तक बढ़ जाता है। क्योंकि सर इसमें ना डिजिटल अरेस्ट में नोएडा का ये केस है जिसमें काफी पढ़े लिखे कपल, अभी टाइम भी नहीं, हाँ जी जिनके साथ 14 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। जब उनके साथ जो कि काफी पढ़े लिखे हैं ये हो सकता है, तो आम आदमी के साथ तो बहुत। देखो बात ना पढ़े लिखे की और बात यहाँ पे ना पढ़े लिखे की नहीं है। बात सिर्फ इतना सा है कि कितनी जल्दी सामने वाले को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कितनी जल्दी उसके दिमाग को खाली किया जा सकता है, कितना जल्दी उसको डर में डाला जा सकता है, कितना जल्दी उसको किसी प्रलोभन में डाला जा सकता है, और वो ठगी वहां से स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें पढ़े लिखे से बात नहीं है, पढ़े लिखे से बात नहीं है, अनपढ़ से भी बात नहीं है। अनपढ़ तो क्वाट्री पैड वाला चलाता है फोन, वो कहां ठगा जाएगा? कोई लिंक को क्लिक ही नहीं करता, वो क्यों ठगा जाएगा? ठगा जाएगा कौन? पढ़ा लिखा आदमी, जो बार बार हर लिंक पे उसे उंगली करनी है, ये नया है लिंक उंगली करनी है, वहां पे 20% डिस्काउंट चल रहा है उंगली करनी है। जिसको तैरना आता है गहराई में वही जाएगा। पिछली बात है, जो तैरा के वही डूबेगा, वही डूबेगा। बाहर खड़ा वो क्यों डूबेगा? वो बाहर नहीं, ये तो सही बात है। खैर सर आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है, या कोई ऐसा कोई जो दिल को लग गया हो, इमोशनल केस, इन दोनों में से कोई एक बता दो। देखो सर, डिफिकल्ट जैसी बातें कुछ नहीं होती। अच्छा। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। केस के हमें का सारे फैक्ट पता है और हमें उस एक्ट के बारे में पता है या हमें लॉ पता है, तो केस कभी भी टफ नहीं होते। हमें अल्टीमेटली उस केस को कोर्ट में प्रेजेंट करना है। फैक्ट मुझे पता है, कानून मुझे पता है, तो डिफिकल्ट नहीं है वो केस। डिफिकल्ट कब बन जाता है? जब सामने से झूठे सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं या कोर्ट में झूठ बोला जाता है। एक आदमी पुलिस वाला आके कोर्ट में बोलता है कि सर इस मामले में टोटल अब तक 1100 करोड़ की टोटल कंप्लेंट आ चुकी है। मैं कहता हूं जनाब टोटल ही 30,000 रुपए की चीटिंग का केस है ये, कहां से कई सौ करोड़? कुछ तो प्रूफ होगा, दिखा दो। बस जज साहब ये बोलते कोई बात नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो। अब छोटा सा मामला, एक आदमी 9 महीने, मतलब एक आदमी टोटल 90 दिन या 60 दिन जेल काटेगा। अगर जज साहब सही से डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते, उसको बेल दे देते। पर जज साहब भी ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में इतने 100 करोड़ की सारी कंप्लेंटें आ जाएं। यहां जज साहब भी ठीक है, बट विदाउट एविडेंस तो कोर्ट में केस नहीं चलते ना। जज साहब को यहां पे एविडेंस देखने चाहिए थे। तो जब ये केस टिपिकल बन जाते हैं, जब यहां पर फेक कोई भी स्टेटमेंट, फेक कोई एविडेंस जब कोर्ट में लाए जाते हैं। अब बात रही इमोशंस की, दोस्त हम ना डिफेंस लॉयर्स हैं, कई बार इमोशंस हमारे हर्ट होते हैं। पॉक्सो केस में होते हैं, रेप केसेस में होते हैं, मर्डर केसेस में होते हैं। कोई एक ऐसा केस जो याद? बहुत सारे केस है दोस्त, ऐसे में किसी एक केस को बाकी केसों को बोलकर उनको अनजस्टिफाई नहीं कर सकता। अच्छा। या मैं उनके साथ में थोड़ा सा भी अन्याय नहीं करूंगा। बहुत सारे केसेस मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जिन्होंने कि इमोशनली मुझे थोड़ा तोड़ने की कोशिश की, पर क्यों? मैं डिफेंस लॉयर हूं, मेरा काम है वो। अब जल्लाद के सामने कोई इंसान खड़ा है, उसका ऑर्डर हो चुका है उसको फांसी का, तो वो ये नहीं पूछेगा तू मेल है या फीमेल है, तेरी एज कितनी है, तू बीमार है कि नहीं, तूने खाना खाया नहीं कहीं। वो अपना काम करेगा। उस तरह से हम अपना काम करते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपने जितनी हमें जानकारी दी है उससे हमारी ऑडियंस को काफी फायदा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक और बार पॉडकास्ट करूं। बिल्कुल अभी थोड़ी और तैयारी करके मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा, जितना मेरी नॉलेज, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लिमिटेड नॉलेज के साथ में लोगों तक अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं और लोगों को और एजुकेटेड बना सकूं, कानूनी जानकार बना सकूं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।